तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि हमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव को हम यहाँ पर यूज ही क्यों करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी हमको यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के साथ बहुत सारे यहाँ पर जो है रिस्क जुड़े होते हैं, क्योंकि आगे कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, ऐसे कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं जिसका जो हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, हमारे प्रॉफिट पे यहाँ पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, एक यहाँ पर ए पर्सन है, यहाँ पर ए पर्सन है जो कि यहाँ पर कार बना के मार्केट में जो है बेचा है। तो इसका बिजनेस क्या है, कार को बना के मार्केट में बेचना। अब इस समय जो ये कार बना रहा है, इसका जो प्राइस है वो कितना है, यहाँ पर 5 लाख रुपए, मार्केट में 5 लाख रुपए की बिकती है। तो इसी, और ये पर्सन जो है इस कार को कितने में बनाता है, 4 लाख में, यानी कि इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, इसको यहाँ पर 4 लाख इसको कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पर सिंपली इसको 1 लाख का यहाँ पर क्या हो रहा है, कार पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पर क्या हुआ कि एक साल के बाद यहाँ पर जो हमारे कार के प्राइजेस थे वो कितने हो गए, यहाँ पर हमारे 4 लाख हो गए। कितने हो गए, यहाँ पर 4 लाख रुपए हो गए। ठीक है, और इसने जो है यहाँ पर पहले से ही 100 कार जो है बना के रखी हुई थी, जिसको वो अगले साल में जो है यहाँ पर बेचने वाला था। ठीक है, अब देखो इसकी कॉस्ट कितनी आई है, 4 लाख रुपए। कितनी है, 4 लाख रुपए, और ये मार्केट में बिक भी कितने की रही है, 4 लाख रुपए, जिसकी वजह से इसको कोई भी प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होता। तो इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट ही यहाँ पर खत्म हो गया है। क्लियर है। तो जब भी हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो इस तरह के कई सारे रिस्क जो है हमें यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। ऐसे ही जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टर है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो उनके भी प्राइजेस में जो है फ्लक्चुएशंस आते हैं, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर लॉस होने का रिस्क होता है। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है इन रिस्क को हेज करने के लिए, यानी कि इस रिस्क को यहाँ पर जो है कम करने के लिए। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट कैसे इस रिस्क को यहाँ पर कम करते हैं, तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक पर्सन ए है, सेम एग्जांपल हमारी, पर्सन ए है, ये कार बना के मार्केट में जो है सोल्ड करता है, सेल करता है। ठीक है, तो ये आज के टाइम में यहाँ पर जो है कार बना रहा है। ठीक है, जिसका प्राइस कितना है फ्यूचर में, अभी इस टाइम कार का प्राइस कितना है, 5 लाख रुपए। 4 लाख रुपए इसकी क्या आ रही है, यहाँ पर कॉस्ट आ रही है ना। ठीक है, पर इसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके जो कार के प्राइसेस है ना वो शायद यहाँ पर कम हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर 4 लाख रुपए हो जाएंगे, जिससे उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिस्क को कम करने के लिए एक पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, एक बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर एक बी पर्सन था, इसने जो है इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई मैं कार बना के मार्केट में जो है सोल्ड करता हूँ, तो मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कार्स मैं बनाता हूं, मान के चलो कि मैं हर साल जो है 100 कार्स यहां पर बनाता हूं, तो एक साल के बाद ये जो 100 कार्स मैं बनाऊंगा ना, मैन्युफैक्चर करूंगा, मैं इसको जो है आपको 5 लाख रुपए पे यहां पर बेचूंगा, और आपको जो है ये कार मुझे मेरे से 5 लाख रुपए लेकर जो है पर कार यहां पर खरीदनी पड़ेगी। तो यहां पर बी पर्सन भी यहां पर मान जाता है, ठीक है, आप जब कार बना लोगे तो एक साल के बाद मुझे जो है यहाँ पर 100 कार 5 लाख रुपए प्राइस के साथ यहाँ पर हमें बेच देना। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से क्या हुआ, ये जो ए पर्सन था इसका रिस्क खत्म हो गया। ये जो रिस्क था ना कि 4 लाख रुपए इसका प्राइस जो है कम हो जाएगा, है ना, 1 लाख प्राइस कम हो जाएगा, जिससे इसका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। इस रिस्क को इसने जो है इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पर खत्म कर लिया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना इनके बीच में, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो ये सिंपली इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव का ही एग्रीमेंट हुआ है। अब ये जो पर्सन है, हमारा जो ए पर्सन है, इसने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव को खरीदा है। तो यहाँ पर हमारा बायर कौन है, यहाँ पर बायर कौन है, हमारा यहाँ पर ए पर्सन, जिसने अपना रिस्क यहाँ पर जो है कम किया है, और सेलर कौन है, बी पर्सन, जिसने यहाँ पर गारंटी दी है कि हाँ हम यहाँ पर आपसे इस प्राइस पे जो है खरीद लेंगे। क्लियर है। अब फ्यूचर में जाकर अगर मान लो इसका 4 लाख प्राइस हो भी जाता है, तो ये तो अपना 5 लाख रुपए में इस पर्सन को बेचेगा ही, तो सारा का सारा रिस्क किसके पास है, बी के पास। अब क्या बी पर्सन फ्री में ये रिस्क उठाएगा, ठीक है, अब ये जो बी पर्सन है क्या वो फ्री में रिस्क उठाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसके बदले में ये इससे एक फी चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा, एक फी चार्ज करेगा। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। अब देखो एक्चुअली में जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनकी एक्चुअल में कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ए पर्सन ने बी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया, डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये जो डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसकी अपने आप में कोई भी इसकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो ड्राइव की जाती है उस एसेट से जिसका यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। यानी कि इस डेरिवेटिव प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ से डिसाइड होगी,
कार की वैल्यू के साथ, जो 100 कार की वैल्यू होगी, ठीक है, उसके साथ जो रिस्क जुड़ा होगा उतने का ही यहां पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा। तो डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू जो है उस एसेट से ड्राइव की जाती है जिसके लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यहां पर किया जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा मीनिंग था किसका, डेरिवेटिव का। आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मीनिंग क्लियर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डिफाइंस डेरिवेटिव, इनमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव को यहां पर जो है डिफाइन करती है। अब मैं बार बार फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्यों कहता हूं, क्योंकि देखो एक डेरिवेटिव का टर्म ना हमारा मैथमेटिक्स में भी यूज होता है, तो वो डेरिवेटिव नहीं है, ये हमारा फाइनेंशियल, फाइनेंस की फील्ड में जो डेरिवेटिव है वो यहां पर है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यहां पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करिए, इट इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वोज वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, यानी कि इसकी वैल्यू जो है एक अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव की जाती है। तो ये हमारा प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है यहां पर डेरिवेटिव के फाइनेंशियल डेरिवेटिव को। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज फॉर फंड रेजिंग, ठीक है, ये जो है फंड रेजिंग करने के लिए जो हमारी कंपनीज होती हैं वो इशू करती है ताकि वो फंड रेजिंग कर सके। तो नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर फंडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर डिफाइन कर रही है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन ए है सिर्फ वही यहां पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को अच्छे से डिफाइन कर रही है, क्योंकि देखो ये कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब कंपनी जो है इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू नहीं करती फंड रेजिंग करने के लिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हमारे कौन से होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ये हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि कंपनीज वगैरह इशू करते हैं फंड रेजिंग करने के लिए। तो ये हमारे जो है डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं होते। दूसरे देखो क्या है, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर फंडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इसको यूज नहीं करती अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, क्योंकि देखो डेरिवेटिव को यूज करने का मेन पर्पस होता है अपने रिस्क को यहां पर जो है कम करना, फंड रेजिंग करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने डी कहा था प्लीज इसको करेक्ट कर लें, जो पहली स्टेटमेंट है वही यहां पर जो है डेरिवेटिव को डिफाइन करती है, क्योंकि फंड रेजिंग करना डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मोटिव नहीं होता है, इससे कंपनीज फंड रेजिंग नहीं करती, ना ही गवर्नमेंट फंड रेजिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो यहां पर, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेरिवेटिव, इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द डेरिवेटिव। तो पहली देखो क्या, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज फॉर फंड रेजिंग, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनीज यूज करते ताकि वो फंड रेजिंग कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारी सरासर गलत है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्या है, द डेरिवेटिव डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट वैल्यू ऑफ देमसेल्फ, यानी कि डेरिवेटिव का खुद में अपने आप में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है रिगार्डिंग द डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या है, देयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, यानी कि वो एसेट जिसके साथ या जिसके लिए यहां पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसके फ्यूचर में उसके प्राइसेस में जो चेंजेस आने के चांसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस है, उसके हिसाब से जो है हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो मान लो अगर कार है, ठीक है, अगर इसका जो प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस आने के चांसेस है वो क्या है, यहां पर 10% है, क्या है 10% है, ठीक है। और एक और यहां पर कार है, एक और यहां पर कार है जहां पर फ्लक्चुएशन आने के चांसेस कितना है, यहां पर 20%। तो यहां पर रिस्क किसके साथ ज्यादा है, इसके साथ ज्यादा है, किसके साथ, इसके साथ। इसीलिए जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा इसकी वैल्यू, जो कार हमारी बी कार है, इसके जो इसके अगेंस्ट जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू हमारे यहां पर कार, ठीक है, कार ए के। क्लियर है आपको? तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट के जो फ्यूचर में प्राइसेस में चेंज आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव आर ऑफन यूज एज अ इंस्ट्रूमेंट टू हेज रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए इसको जो है यूज किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव इंक्लूड, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि यहां पर डेरिवेटिव परफॉर्म करता है। पहला देखो क्या है, डेरिवेटिव शिफ्ट द रिस्क फ्रॉम द बायर ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू द सेलर, यानी कि ये जो है जो रिस्क होता है, जो फाइनेंशियल एसेट के साथ जुड़ा हुआ रिस्क होता है उसको जो है बायर से ट्रांसफर कर देता है सेलर के पास। जैसे एग्जांपल में कौन था हमारा, ए बायर था, ए यहां पर क्या था, बायर था, और बी क्या था हमारा यहाँ पर
सेलर था। अब जैसे ही इसने डेरिवेटिव प्रोडक्ट खरीदा तो वो जो कार के साथ रिस्क जुड़ा हुआ था उसके प्राइस में चेंजेस आने का, वो इसके ऊपर से ट्रांसफर होकर किसके पास चले गया, सेलर के पास। तो ये हमारा फंक्शन होता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव इंप्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है किसकी, हमारे जो यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारी कार, यहाँ पर क्या है, कार का जो हमारा एक एसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे हमने यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट बना लिया, यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट यहाँ पर हमने इसका बना लिया, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसकी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि 1 साल के बाद हमने 100 कार्स यहाँ पर बेचनी ही बेचनी है, 100 कार्स यहाँ पर बेचनी है। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही तय है, तो हमें किसी बायर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक पर्सन को किसी बायर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी बिक चुकी है। तो आसानी से इसको जो है हम यहाँ पर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, दे प्रोवाइड बेटर एवेन्यूज फॉर रेजिंग मनी, यानी कि इसकी हेल्प से जो हमारे यहाँ पर जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट में काम करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर फंड रेजिंग कर सकते हैं। फंड रेजिंग का मतलब कि वो इनकम कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जो बी पर्सन है वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को बेच के यहाँ पर एक अच्छी सी इनकम कमा सकता है। ठीक है, जिससे वो आगे अपने बिजनेस को फंडिंग कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर फंक्शंस होते हैं किसके, डेरिवेटिव्स के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो हमारा, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इंक्लूड, इसमें से कौन सी हमारी जो है डेरिवेटिव मार्केट की टाइप होती है। पहला देखो क्या है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। दूसरा देखो क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। तीसरा डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि जो हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट होता है, ठीक है, इनमें से कौन कौन सी हमारी टाइप्स होती है डेरिवेटिव मार्केट की। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ये दो इंपॉर्टेंट मार्केट्स होते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो ये हमारी डेरिवेटिव प्रोडक्ट की टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसके साथ हम यहाँ पर डीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। अब एक एक करके इन दोनों मार्केट्स के बारे में, डेरिवेटिव प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर क्या होता है, इस मार्केट के अंदर क्या होता है, दो एलिजिबल पार्टीज जो कि एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहती है। जैसे एग्जांपल ए पर्सन, यहाँ पर बी पर्सन। ठीक है, ये दो एलिजिबल पार्टीज है जो कि यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट की डीलिंग करना चाहते हैं। तो वो ये जो दो एलिजिबल पार्टीज है, ये यहाँ पर बिना किसी एक्सचेंज में गए एक दूसरे के साथ मिलकर म्यूचुअली जो है यहाँ पर एग्रीमेंट कर सकते हैं, यानी कि डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ओवर द काउंटर में, ठीक है, जैसे ही दो पर्सन यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो साथ में बैठेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ में बैठेंगे, सारी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर डिसाइड करेंगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को खरीद या फिर बेच लिया जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। हम बिना एक्सचेंज के पास गए यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट को खरीद या फिर बेच सकते हैं। अब क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों पार्टीज जो है एक दूसरे के साथ में मिलकर टर्म एंड कंडीशन फिक्स करेंगी, तो इसीलिए जो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट होती है, तो वहां पे जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट ट्रेड किए जाते हैं उनका जो साइज है, उनका मतलब उनके लिए कोई स्टैंडर्ड यहाँ पर साइज नहीं होता, उनका कोई स्टैंडर्ड यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। ये सारा कुछ जो है ये दोनों ही मिलकर डिसाइड करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट का साइज कितना होगा, कितने टाइम के लिए हमें यहाँ पर करना है, उस पर कितनी यहाँ पर फीस पे की जाएगी, ये सारी टर्म एंड कंडीशन जो है यहाँ पर ए और बी के द्वारा ही फिक्स किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। अब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव इसका यहाँ बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट है। अगर आप एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सचेंज जाना पड़ेगा। एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा प्लेस जहां पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को ट्रेड किया जाता है। अब एक्सचेंज में आप जाओगे, जैसे ए पर्सन है और बी पर्सन है, अगर इनको एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव खरीदना है या फिर बेचना है तो सबसे पहले इन्हें एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। एक्सचेंज में जाकर इसके किसी मेंबर के साथ जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा और इस मेंबर के थ्रू ही यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं। अब क्योंकि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारे एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो काफी स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी कि उनका साइज, उनका अमाउंट, उनकी फी, सारा कुछ पहले से ही जो है डिसाइडेड होता है। ठीक
ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही यहाँ पर फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे यहाँ पर मार्केट्स होते हैं जहां पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या था, ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। तो फटाफट से इसको करेक्ट कर ले जिन्होंने भी यहाँ पर डी को करेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, contracts that are traded directly between two eligible parties with or without the use of an intermediary and without going through a exchange is known as, यानी कि जब यहाँ पर दो एलिजिबल पार्टीज आपस में मिलकर आपस में बैठ के जो है यहाँ पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं किसी इंटरमीडियरी की हेल्प से या फिर बिना इंटरमीडियरी और बिना एक्सचेंज की हेल्प से यहाँ पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं। पहला देखो क्या है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, दूसरा क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, तीसरा क्या है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारे ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। पहला देखो, डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, यानी कि जो हमारे यहाँ पर जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट होंगे उनको एक प्रॉपर एक्सचेंज में जाकर ही यहाँ पर जो है ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, द मैच्योरिटी एंड साइज ऑफ दीज प्रोडक्ट आर स्टैंडर्डाइज बाय द एक्सचेंज, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड, साइज क्या होगा, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर एक्सचेंज के द्वारा फिक्स किए जाते हैं, इनका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। नेक्स्ट देखो, ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ट्रेड इन दीज डेरिवेटिव प्रोडक्ट कैन डन ओनली थ्रू अ मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज, यानी कि अगर आपको एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पर एक मेंबर की जरूरत पड़ेगी, आप उस मेंबर के थ्रू ही यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को खरीद या फिर बेच सकते हो। तो ये भी हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव, इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव नहीं होता है। पहला देखो क्या है, फॉरवर्ड, दूसरा क्या है, फ्यूचर्स, तीसरा क्या है, ऑप्शन, चौथा क्या है यहाँ पर, बॉन्ड्स। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि इनमें से कौन सा हमारा एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव नहीं होता है। फटाफट से आंसर बता दीजिए यहाँ पर, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर बता दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। जो हमारा बॉन्ड है ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में जब हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने इन दोनों के बारे में डिटेल में जो है यहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे कि ये बेसिकली होते क्या है। तो पहला देखो हमारे यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर डेट पर यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। यानी कि यहाँ पर मान के चलो ये जो पर्सन ए था और पर्सन बी था, इसने यहाँ पर कहा था कि मैं जो है आपको 1 साल के बाद यहाँ पर 100 कार जो है यहाँ पर 5 लाख रुपए में बेचूंगा। तो यहाँ पर देखो एग्रीमेंट हुआ आज, पर कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म किया जाएगा, एक फ्यूचर डेट पर। तो ये हमारे क्या होते हैं यहाँ पर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर हमारे फ्यूचर्स। अब ये जो फ्यूचर्स होते हैं वो जनरली देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से ही होते हैं, पर यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। यानी कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर आपको वो खरीदना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये हमारे ट्रेड किया जाता है ओवर द काउंटर और डेरिवेटिव मार्केट में। यानी कि यहाँ पर आप ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते फॉरवर्ड्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर, ठीक है, ऑप्शन के अंदर बेसिकली यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर बायर होता है, जो यहाँ पर हमारा बायर होता है, इसके पास एक ऑप्शन होती है, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि वो जो है यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एसेट को जो है एक फ्यूचर डेट पर जो है सामने वाले पर्सन को खरीद या फिर बेच सकता है। यानी कि उससे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद सकता है या फिर उसे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेच सकता है। अब देखो ये जो बायर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होती है, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अगर ये चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकता है। अगर फ्यूचर में जाकर इसे बेनिफिशियल नहीं लगता तो वो जो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और वो जो है सामने वाले पर्सन से खरीदने या फिर बेचने से मना कर सकता है। क्लियर है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जो कि ट्रेड किए जाते हैं, जिनको खरीदा या फिर बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, डैश इज एन एग्रीमेंट to buy or sell an asset for a certain price at a certain time in future and these are OTC contract।
यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा हमारा डेरिवेटिव का एग्रीमेंट होता है जिसके अंडर हम एक फाइनेंशियल एसेट को फ्यूचर डेट पर, ठीक है, यहाँ पर खरीदने और बेचने की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जनरली हमारे ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। क्या ये फॉरवर्ड्स होते हैं, क्या ये फ्यूचर्स होते हैं, क्या ये ऑप्शंस होते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहां पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन में कभी भी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, सिंपली अगर मैं ये चीज काट दूं, यहां पर मैं ये चीज काट दूं कि दीज आर ट्रेडेड ऑन ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर होता, यहां पर जो हमारा आंसर होता वो क्या होता? बोथ ए एंड बी। क्योंकि देखो जो हमारा फॉरवर्ड है और जो हमारा यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, उन दोनों में ही हम जो है फ्यूचर पे खरीदने की यहाँ पर बात जो है वो करते हैं। क्लियर है? तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है। मैंने इसीलिए यहाँ पर ओवर द काउंटर लिखा ताकि एग्जैक्ट हमें यहाँ पर आंसर मिल सके। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। और अगर यहाँ पर लिखा होता एक्सचेंज तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होता है? हमारा फ्यूचर। क्लियर है आपको? आंसर क्या होता है हमारा यहाँ पर? फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड ऑन, जो हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको कहां पे ट्रेड किया जाता है? ऑप्शन ए देखो क्या? ओवर द काउंटर। ऑप्शन बी देखो क्या? एक्सचेंज। तीसरा देखो क्या? डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको कहां पे ट्रेड किया जाता है? ओवर द काउंटर, एक्सचेंज, या फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट, या फिर स्टॉक एक्सचेंज। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, फटाफट से आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, यहां पर ऑप्शन बी एक्सचेंज इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी एक्सचेंज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन बिफोर स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, तो सिंपली पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो बायर होता है, जो इस डेरिवेटिव प्रोडक्ट को खरीदता है, उसके पास एक राइट होता है, ठीक है, एक राइट होता है कि वो जो है फ्यूचर में एक स्पेसिफाइड प्राइस पे सामने वाले पर्सन को जो फाइनेंशियल एसेट है उसको बेच सकता है या फिर उससे यहाँ पर खरीद सकता है। और ये जो राइट है उसको एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर जो है यहाँ पर पूरा करना जरूरी होता है, उसके बाद वो राइट हमारा एक्सपायर हो जाता है। तो आंसर देखो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूं, देखो पता है हमें राइट होता है, पर ये जो राइट होता है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। लाइफ टाइम का मतलब कि एक टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में जो है राइट को एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। जैसे कि मान लो अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 1 साल के अंदर अंदर इस राइट को जो है एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, वरना ये राइट जो है एक्सपायर हो जाता है और इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता, हम जो है अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है यहाँ पर, टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड, इनमें से कौन कौन से हमारी जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की टाइप होती है? पहली देखो क्या है? कॉल ऑप्शन। दूसरी को एक्सचेंज ऑप्शन। तीसरी देखो क्या है? पुट ऑप्शन या फिर स्वैप। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि इनमें से कौन कौन सी हमारे यहाँ पर जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की टाइप होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोथ। तो आंसर हमारा यहाँ पर देखो क्या है? बोथ ए एंड बी। आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? बोथ ए एंड बी। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी, स्वैप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी हमारी टाइप्स है? बोथ ए एंड बी नहीं, बोथ ए एंड सी, ठीक है, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये दो टाइप्स होती है हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर इसको प्लीज करेक्ट कर लें, थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब फटाफट से इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। पहला देखो क्या है? कॉल ऑप्शन। दूसरा क्या है? पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पर बायर होता है, यहाँ पर इसके बायर जो होता है उसके पास राइट होता है कि वो फ्यूचर में अपनी कोई फाइनेंशियल एसेट को जो है सामने वाले पर्सन जिससे उसने इस डेरिवेटिव प्रोडक्ट को खरीदा है उससे जो है फाइनेंशियल एसेट को बाय कर सकता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जो ए पर्सन है और यहाँ पर क्या है? एक बी पर्सन है, ठीक है। तो ए पर्सन है यहाँ पर जो है जो बी पर्सन है ये कार बना के मार्केट में सेल करता है। तो जो ए पर्सन है उसने यहाँ पर क्या किया? बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि फ्यूचर में जाके 1 साल बाद जो है इस कार को मैं आपसे जो है 5 लाख रुपए में
खरीदूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या कहलाता है, कॉल ऑप्शन। क्या है हमारा, कॉल ऑप्शन, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसके पास राइट है कि ये फ्यूचर में सामने वाले पर्सन से जो है यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट को खरीद सकता है। अब ये जो पुट ऑप्शन होता है ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट होता है। कैसे ऑपोजिट होता है, इसके अंदर जो हमारा यहाँ पर बायर होता है, इसके अंदर जो हमारा बायर होता है उसके पास राइट होता है कि वो फाइनेंशियल एसेट को जो है फ्यूचर में सेल कर सकता है। क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। यानी कि अगर मैं इसको बिल्कुल उल्टा कर दूं, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कर दूं, बी ने यहाँ पर जो है, बी यहाँ पर बायर है, बी यहाँ पर बायर है और ये क्या है, यहाँ पर सेलर है। बी ने यहाँ पर कहा कि मैं आपको जो है यहाँ पर 1 साल के बाद ये जो कार है वो 5 लाख रुपए की बेचूंगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पुट ऑप्शन। ये हमारा क्या कहलाएगा, पुट ऑप्शन। क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि क्या आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर है। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन 8 फिर से कर लेते हैं, क्वेश्चन 8, ठीक है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, डैश इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट फॉर अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एंड दीज आर ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें हम एग्रीमेंट क्या करते हैं कि हम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के बाद एक अपनी जो फाइनेंशियल एसेट है वो सामने वाले पर्सन को यहाँ पर बेच देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो जनरली ट्रेड किए जाते हैं कहाँ पर, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे एग्जांपल के ए पर्सन था, बी पर्सन था, तो ए पर्सन ने यहाँ पर बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जो है आपको यहाँ पर 5 लाख की कार, यहाँ पर मेरी कार बनाता हूं मैं, 5 लाख की कार जो है आपको फ्यूचर में 1 साल के बाद यहाँ पर बेचूंगा और आपको ये खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्या कहलाता है, यहाँ पर ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ओटी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट में इनको ट्रेड किया जाता है। क्लियर है? अगर यहाँ पर ओटीसी ना होता, अगर यहाँ पर ओटीसी ना होता तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहता वो क्या होता, हमारा बोथ ए एंड बी। क्या है हमारा यहाँ पर आंसर होता, बोथ ए एंड बी। क्योंकि हमारे जो फॉरवर्ड और फ्यूचर होते हैं दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। इसके अंदर हम फ्यूचर में ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर करते हैं। बस डिफरेंस क्या है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं और ये जो है हमारे यहाँ पर ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं। अब क्लियर है? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है, और अगर डाउट रह गया फिर से तो मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉल ऑप्शन। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द कॉल ऑप्शन। तो पहली देखो यहाँ पर क्या है, एक कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू बाय स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। यानी कि इसके अंदर जो बायर उसके पास राइट होता है कि वो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो है अंडरलाइंग एसेट की खरीद सकता है सेलर से। तो ये हमारी बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द राइट्स मस्ट बी, ठीक है, यहाँ पर जो राइट है वो मस्ट बी एक्साइज बिफोर एक्सपायरेशन डेट। यानी कि जो हमारा खरीदने का जो हमारे पास राइट होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको जो है यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है यूज करना जरूरी होता है। उसका एक्सपायर होने से पहले उसको यूज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, द सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। यानी कि जो सेलर है उसके उसके ऑब्लिगेशन होती है कि वो जो है यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट को खरीदेगा सामने वाले पर्सन थे। ये हमारी जो है स्टेटमेंट गलत है, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉल ऑप्शन। शायद मैंने करेक्ट बोल दिया था तो यहाँ पर करेक्ट कर लेना कि इनमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी हमारी ऐसी ऑप्शन है जो कि स्टेटमेंट है जो कि हमारे कॉल ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है, उसके रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो हमारा कॉल ऑप्शन होता है ना, कॉल ऑप्शन होता है उसमें जो बायर होता है, जो यहाँ पर बायर होता है उसके पास राइट होता है खरीदने का, इसके पास राइट होता है कि वो यहाँ पर बाय कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलर है उसकी क्या ऑब्लिगेशन होती है, सेल करने की। क्या होती है यहाँ पर, सेल करने की। क्योंकि देखो एक पार्टी अगर खरीदेगी तो दूसरी ऑब्वियसली बात है वहां पर ये सेल करेगी। तो कॉल ऑप्शन के अंदर जो बायर है उसके पास राइट है बाय करने का और सेलर की ऑब्लिगेशन होती है कि वो अंडरलाइंग एसेट को यहाँ पर बेचेगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये गलत है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉल ऑप्शन। क्लियर है आपको? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है आपको क्वेश्चन?
फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच डू टू पार्टीज एक्सचेंज द कैश फ्लोज और लाइबिलिटीज। यानी कि एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंडर जो दो पार्टीज होती हैं वो आपस में जो कैश फ्लोज होते हैं, यानी कि जो हमारे कैश आते हैं जाते हैं या फिर जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, उनको हम यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं। पहला देखो क्या है, फॉरवर्ड्स, दूसरा क्या है, फ्यूचर्स, तीसरा क्या है, ऑप्शन या फिर स्वैप। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंडर जो हमारी पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो है कैश फ्लोज और लाइबिलिटीज को एक्सचेंज करते हैं, वो हमारे कौन से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, स्वैप इज अ करेक्ट आंसर। इसके अंडर जो है हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा यहाँ पर, इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा इंटरेस्ट। जब भी हम यहाँ पर कोई लोन लेते हैं, यहाँ पर कोई भी लोन लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वैप एग्रीमेंट के अंडर, स्वैप एग्रीमेंट के अंडर ये जो दो पार्टीज है वो क्या कर सकती हैं, ये जो इंटरेस्ट रेट इनके द्वारा पे किया जाता है उनको आपस में जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि हमें एक्सचेंज करने की जरूरत क्यों, क्यों हम स्वैप को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे इंटरेस्ट रेट होते हैं वो जनरली दो तरीके के होते हैं। एक हमारा यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड। एक हमारे यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड। और एक होता है हमारे यहाँ पर वेरिएबल। क्या होता है हमारे यहाँ पर, वेरिएबल, जिसको हम यहाँ पर फ्लोटिंग भी कहते हैं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो भी आपने लोन लिया है उसके एंटायर टाइम पीरियड, यानी कि अगर आपने यहाँ पर 5 साल के लिए लोन लिया है तो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर एक होम लोन लिया, आपने यहाँ पर होम लोन लिया है जिसपे जो है 10% का फिक्स इंटरेस्ट है 5 सालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 सालों तक आपको यहाँ पर जो है 10-10% करके इंटरेस्ट इस पे करना पड़ेगा। अब ये वेरिएबल इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसा इंटरेस्ट रेट जो कि चेंज होता रहता है, यानी मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से उसमें भी यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। अब जो वेरिएबल इंटरेस्ट होते हैं वो जनरली एक यहाँ पर बेंचमार्क रेट पे हमारे जो है डिपेंड करते हैं। अब जो हमारे इंडिया में बेंचमार्क रेट यूज किया जाता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है, माइबोर। अब फटाफट से अब इसका फुल नेम जो है मुझे चैट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल मार्केट होता है, ठीक है, जो वेरिएबल रेट होता है वो माइबोर पे ही यहाँ पर डिपेंड करता है। माइबोर बेसिकली क्या है, तो माइबोर ऐसा रेट है जिसके अंदर हमारे देश के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये एक एवरेज रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डिसाइड होते हैं उस माइबोर के हिसाब से होते हैं। अगर हमारा यहाँ पर जो माइबोर है वो ज्यादा है, अगर यहाँ पर हमारा जो माइबोर है वो ज्यादा है तो जो हमारा फिक्स वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होगा वो भी ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, जो माइबोर है वो हमारा कितना है, 10%। ठीक है, और जो बैंक है वो 2% एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज करती है, तो यहाँ पर वेरिएबल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 12% का। इसके ऑपोजिट अगर माइबोर जो है वो कम होके 8% रह जाता है और 2% बैंक चार्ज करती है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा, यहाँ पर 10%। अब क्योंकि जो माइबोर है वो मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो भी यहाँ पर जो है चेंज होता रहता है। क्लियर है, तो ये दो तरह के यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होते हैं। अब देखो, हो सकता है ना कि कोई पार्टी जो है उसने यहाँ पर लोन लिया, मान लो एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर लोन लिया फिक्स इंटरेस्ट पे, फिक्स इंटरेस्ट पे, और यहाँ पर एक पार्टी है, बी पार्टी है और ये पार्टी है, इसने लोन लिया वेरिएबल इंटरेस्ट पे। ठीक है, वेरिएबल इंटरेस्ट पे। अब क्या हो रहा है कि ए पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये जो फिक्स इंटरेस्ट मैं हर साल पे कर रहा हूँ ना, मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, क्योंकि जो वेरिएबल इंटरेस्ट है ना वो यहाँ पर कम है। और ये जो पर्सन है, बी पर्सन, इसे ऐसा लग रहा है कि यार देख, वेरिएबल इंटरेस्ट में ना रिस्क है, इंटरेस्ट बढ़ भी जाता है कम भी हो जाता है, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं ज्यादा, मेरा दिल बड़ा नहीं है, मेरे को रिस्क लेना ही है। ठीक है, तो ये चाहता है कि काश मुझे यहाँ पर जो है एक फिक्स इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाए, मुझे सिर्फ फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़े। और ये जो ए पर्सन है, ठीक है, ये चाहता है कि मुझे काश यहाँ पर वेरिएबल इंटरेस्ट पे करना पड़े। अब इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाएगा स्वैप से। किससे, स्वैप से। अब बेसिकली ये क्या करेंगे, एक दूसरे का यहाँ पर इंटरेस्ट जो है एक्सचेंज करेंगे, यानी कि जो 10% का फिक्स इंटरेस्ट है ये पे करेगा बी, और यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल इंटरेस्ट है बी का वो पे करेगा यहाँ पर ए। इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो हम आगे समझेंगे जब हम इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा मोटिव क्या था, आपको स्वैप एग्रीमेंट के बारे में समझाना कि स्वैप एग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है। क्लियर है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पर, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ स्वैप, इसमें से कौन सी ऐसी टाइप है जो कि हमारी स्वैप की टाइप नहीं होती है, स्वैप फाइनेंशियल मार्केट की टाइप, डेरिवेटिव की टाइप नहीं होती है। पहला देखो क्या, इंटरेस्ट रेट स्वैप, दूसरा देखो क्या, करेंसी स्वैप, तीसरा क्या है यहाँ पर, मैनेजमेंट स्वैप, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इनमें से कौन सी हमारी टाइप नहीं होती है स्वैप की। फटाफट से आंसर बता दीजिए, फटाफट से आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर मैनेजमेंट स्वैप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैनेजमेंट स्वैप जो है वो हमारी स्वैप एग्री डेरिवेटिव प्रोडक्ट की टाइप नहीं होती, और इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप ये हमारी दो टाइप्स होती है स्वैप की। अब फटाफट से इन दोनों का मीनिंग समझेंगे, तो ध्यान से आपने समझना है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे यहाँ पर इनको ट्रेड किया जाता है, कैसे एक्सचेंज किया जाता है, वो हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप, तो इसका मीनिंग तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे काम करते हैं, वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक पर्सन ए है और यहाँ पर एक पर्सन बी है, एक पर्सन ए है, पर्सन बी है। तो इन दोनों ने जो है 1-1 लाख रुपए का यहाँ पर लोन लिया, हम ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं लेंगे। ठीक है, 1-1 लाख रुपए का यहाँ पर क्या लिया हुआ है, यहाँ पर लोन लिया हुआ है। अब ये जो ए पर्सन है वो यहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट पे करता है, कितने का, 10% का, कितने का, यहाँ पर 10% का। और ये जो पर्सन है वो यहाँ पर एक वेरिएबल इंटरेस्ट पे करता है, जो कि हमारा यहाँ पर है माइबोर, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं माइबोर प्लस 2%, क्या है, हम चलो 1% कर लेते हैं, माइबोर प्लस 1%। ठीक है, यहाँ पर 1% यहाँ पर पे करता है। ठीक है, अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है इंटरेस्ट रेट, ये रिस्क नहीं लेना चाहता, और ये जो है यहाँ पर वेरिएबल इंटरेस्ट आता है। अब ये कैसे एक्सचेंज करेंगे, तो बेसिकली पहले इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, क्या होगा, एग्रीमेंट होगा कि हम दोनों जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस इंटरेस्ट को जो है हम एक्सचेंज करें। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, तो यहाँ पर जनरली देखो, मान लो 1 साल यहाँ पर बीत गया, यहाँ पर 1 साल यहाँ पर जो है बीत गया। अब जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, उसका कैसे यहाँ पर स्वैप जो है परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखो, बी पर्सन जनरली क्या करेगा, यहाँ पर ए के साथ इसने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं ना आपको हर साल यहाँ पर जो 9% के हिसाब से फिक्स इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार। ठीक है, यहाँ पर 9% के हिसाब से फिक्स इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार हूं। और जो ए है ना, इसने एग्रीमेंट क्या कर दिया इसके साथ कि मैं आपको ना यहाँ पर माइबोर, ठीक है, माइबोर प्लस 1% जो आप यहाँ पर पे करते हो वो पे करने के लिए मैं यहाँ पर तैयार। ठीक है, अब जैसे ही 1 साल बीता, 1 साल यहाँ पर बीता, अब बारी आती है इंटरेस्ट पेमेंट की। अब कैसे यहाँ पर पेमेंट जो है वो की जाएगी, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट के साथ जो ए पर्सन है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखो, माइबोर मान के चलो, माइबोर जो है यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर कितना है, 8%। क्या है हमारा यहाँ पर माइबोर कितना है, 8%। और क्योंकि 1% एडिशनल पे किया जाता है, तो ए की जो लाइबिलिटी है वो टोटल पे करने की कितनी है, 9%। कितनी है यहाँ पर, 9%। और इसकी लाइबिलिटी कितनी है, इसकी लाइबिलिटी कितनी है यहाँ पर, 9% पे करने की। इसकी लाइबिलिटी क्या है हमारी यहाँ पर, कि ये जो है यहाँ पर 9% पे करेगा, है ना। अब देखो, बेसिकली हम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी लाइबिलिटी, ए की लाइबिलिटी बन रही है 9,000 की। ठीक है, हमारा 1 लाख का 9% कितना हो गया यहाँ पर, 9,000 रुपए। और इसकी लाइबिलिटी कितनी पड़ रही है यहाँ पर, इसकी लाइबिलिटी कितनी पड़ रही है, 9,000। ठीक है, ओ ये तो इक्वल हो गया। तो यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको 10% कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 10% कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे होगा तभी ना हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मान के चलो कि जो बी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी पे करने की, यहाँ पर 10% की, कितनी है, यानी कि 10,000। बी कितना पे करेगा, 10,000 रुपए, और ए कितना पे करेगा यहाँ पर, 9,000 रुपए, है ना। अब देखो यहाँ पर इनको आपस में सेट ऑफ किया जाएगा। अब देखो, जो बी पर्सन है उसको 1,000 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पे करना है। तो ये जनरली क्या करेगा, 1,000 रुपए किसे दे देगा, ए पर्सन को दे देगा। 1,000 रुपए किसे ट्रांसफर कर देगा, 1,000 रुपए ए को पे कर देगा। अब जो ए है, ठीक है, ए है, इस 1,000 रुपए की हेल्प से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर देखो, ए जो है टोटल बैंक को कितना पे करेगा, 10,000 रुपए। ठीक है, जिसमें से 9,000 रुपए इसका अपना है, और 1,000 रुपए इसने बी से लिया है। कि क्यों लिया है, क्योंकि इनके बीच में स्वैप एग्रीमेंट जो है हुआ था। ठीक है, और ये जो पर्सन है वो कितना पे कर देगा यहाँ पर, 10,000 रुपए एज अ, क्योंकि इसने बोला था कि मैं 10% आपको इंटरेस्ट पे कर दूंगा। तो यहां पर इसमें आप देखोगे कि जो ए पर्सन है वो अल्टीमेटली एक फिक्स वेरिएबल इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो कि कितने का है यहाँ पर, 9%, जो कि माइबोर पे डिपेंड करता है। और ये जो बी पर्सन है वो कितना पे कर रहा है यहाँ पर, 10%, जो कि एक यहाँ पर हमारा
फिक्स इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है यहाँ पर काम करता है, दोनों के बीच में इंटरेस्ट जो है वो स्वैप होता है। यानी कि जो हमारी लोन की टर्म एंड कंडीशन है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आता। जो ए पर्सन है उसको 10% पे करना है बैंक को, ये तो फिक्स है, ठीक है। और जो यहाँ पर बी पर्सन है इसको यहाँ पर जो है माइबोर प्लस 1% पे करना है बैंक को। पर क्योंकि इनके बीच में हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप का एग्रीमेंट हुआ है, तो जो एक्सेस अमाउंट आएगा, जो कम अमाउंट आएगा, वो एक दूसरे से यहाँ पर जो है रिकवर करेंगे। तो एग्जांपल के अंदर हमने पढ़ा था कि ये इसने वेरिएबल लिया था, जिसका इसको क्या बेनिफिट हो गया कि इसको 1000 रुपए यहाँ पर जो है कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ठीक है। 1000 कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अभी 1000 रुपए इसने किसने लिए? बी से। किससे लिए? बी से। इसको यहाँ पर जो है 1000 रुपए ज्यादा पे करना पड़ा। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर मान के चलो जो हमारे यहाँ पर माइबोर है वो 8 के बजाय कितना होता? 10%। कितना होता? 10%। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट की इसकी लाइबिलिटी बनती वो कितनी होती? 11,000 की। कितनी होती? यहाँ पर 11,000 की, ठीक है। यहाँ पर 11,000 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो लाइबिलिटी होती वो कितनी होती? 10,000 की होती। अब 1,000 का डिफरेंस है, 1,000 का यहाँ पर डिफरेंस है, तो 1,000 ए जो है वो किसको पे कर देता? बी को कर देता। अब बी जो है यहाँ पर 11,000 रुपए टोटल यहाँ पर पे कर देता किसको? बैंक को, जिसमें से 10,000 इसके खुद के जो कि इसने वादा किया था कि 10% फिक्स इंटरेस्ट मैं पे करूंगा, और 1,000 किसके हैं? ए से उसने यहाँ पर जो है लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है काम करता है कि करेंसी स्वैप बेसिकली क्या होते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो दो कंपनीज है जो कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में काम करती हैं। तो पहले देखो हमारा कंट्री इन्वॉल्व है इंडिया, और एक हमारा यहाँ पर क्या है? यूएसए। तो यहाँ पर देखो हमारी इंडिया में एक राम लिमिटेड कंपनी है, एक यहाँ पर राम लिमिटेड कंपनी है जो कि इंडिया में काम करती, ठीक है, ठीक है। राम लिमिटेड कंपनी है जो कि हमारी इंडिया में काम करती है, और एक हमारी यहाँ पर यूएसए में कंपनी है जिसका नाम क्या है? डेविड लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर नाम क्या है इसका? डेविड लिमिटेड, ठीक है। अब ये जो राम लिमिटेड कंपनी है इसकी एक सब्सिडरी है, ठीक है। इसकी एक सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी कहाँ पे है? यूएसए में, जिसका नाम क्या है? राम एंड सन्स लिमिटेड, ठीक है। राम एंड सन्स लिमिटेड, ठीक है। ये किसकी सब्सिडरी है? जो इंडिया में हमारी यहाँ पर राम लिमिटेड कंपनी है उसकी यहाँ पर सब्सिडरी है। नेक्स्ट क्या है? यूएसए की डेविड लिमिटेड कंपनी, इसकी भी सब्सिडरी कहाँ पे है? इंडिया में। कहाँ पे है? यहाँ पर इंडिया में, जिसका नाम क्या है? हमारे यहाँ पर डेविड एंड सन्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है। यहाँ पर डेविड एंड सन्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब देखो ये दोनों पेरेंट कंपनी, ठीक है, पेरेंट कंपनी है। इनको रेगुलर बेसिस पे जो इन सब्सिडरी कंपनीज होती हैं उनको फंडिंग करनी जरूरी होती है, ठीक है। अब ये दोनों कंपनीज को रिक्वायरमेंट है कि ये यहाँ पर फंड प्रोवाइड करें अपनी अपनी सब्सिडरीज को, ठीक है। दोनों कंपनीज को मान के चलो जो है 80 लाख रुपए की यहाँ पर जरूरत है। क्या है? 80 लाख रुपए की जरूरत है। अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो 80 लाख हो गया। अगर यूएससी में डॉलर की बात करें तो हमारे यहाँ पर 1 लाख डॉलर यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर आते हैं। क्लियर है? मान के चलते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो हमारा यहाँ पर 80 रुपीज इस वक्त चल रहा है, ठीक है। तो इसने जो है यहाँ पर अपनी सब्सिडरी कंपनी को 80 लाख रुपए देने हैं, और यहाँ पर जो हमारी इंडिया में कंपनी है उसको भी अपनी सब्सिडरी को यहाँ पर जो है 80 लाख रुपए देने हैं। अब इन दोनों कंपनीज के बाद दो दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन देखो क्या है कि ये क्या करे, कंपनी क्या करे, इंडिया से यहाँ पर क्या करे, इंडिया से लोन ले, इंडिया से लोन ले, और ये लोन लिए पैसे को वो कहाँ ट्रांसफर कर दे? अपने सब्सिडरी के पास। और सेम ऐसा यूएसए की कंपनी भी करे। पर इसमें अब एक रिस्क है। क्या रिस्क है? करेंसी रिस्क। क्या है? एक्सचेंज रेट का रिस्क है। क्योंकि अब देखो करेंसी को अगर हम रुपीस की बात करें तो रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? हमारा जो एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसकी वजह से जो हमारी रुपीस की वैल्यू है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे यूएसए में भी होगा, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि इंडिया क्या करे, इंडिया की जो कंपनी है जो हमारी राम सन्स लिमिटेड है वो क्या करे, यूएसए में जाकर लोन ले, ठीक है। यूएसए में जाकर लोन ले, ठीक है, और उस पैसे से जो है अपनी सब्सिडरी को फंडिंग प्रोवाइड करे। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम, सेम ऐसा यूएसए भी करे कि वो इंडिया में जाकर लोन ले और वो जो है अपनी सब्सिडरी को फंडिंग करे। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखो अगर इंडिया यूएसए में जाकर बैंक से लोन लेता है ना, तो जो यूएसए की बैंक है ना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है। किससे चार्ज करता है? इंडिया से, क्योंकि ये बाहर की कंपनी। ऑब्वियस सी बात है ना, जो हमारा देश है, ठीक है, जो मान लो अगर इंडिया में कोई कंपनी, तो इंडिया में जो बैंक है वो उसको कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे जो है यहाँ पर लोन प्रोवाइड करी, और अगर सेम लोन यूएसए की कंपनी लेने आती तो वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा चार्ज करेगी। तो यहां पर देखो यूएसए कंपनी अगर इंडिया में लोन ले रही है तब भी इसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ रहा है, और अगर यहाँ पर इंडियन कंपनी जो है वो यूएसए में लोन ले रही है तब भी यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, इनके बीच में कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। कॉस्ट जो है यहाँ पर बढ़ रही है, और बिजनेस का रूल क्या है, हमें कॉस्ट को कम करना है ताकि हमारा प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हो सके। तो इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पर स्वैप एग्रीमेंट किया। क्या किया? स्वैप एग्रीमेंट
किया। इन दोनों के बीच में, इन दोनों जो कंपनीज है, इंडिया और यूएसए की कंपनीज है, इन दोनों ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि यहाँ पर देखो जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो है वो क्या करेगा यहाँ पर, इंडिया जो है वो इस कंपनी के बिहाफ पर, यानी कि इस कंपनी के लिए यहाँ पर जो है लोन लेगा, यहाँ पर क्या लेगा, लोन लेगा, और इस लोन के पैसे से ये किसे फंडिंग कर देगा, इस यूएसए कंपनी की सब्सिडी को फंडिंग कर देगा। और सेम यहाँ पर यूएसए करेगा, यूएसए क्या करेगा, यहाँ पर इस कंपनी के लिए यहाँ पर लोन लेगा, इस कंपनी के लिए यहाँ पर लोन लेगा, और इस पैसे को किसको दे देगा, यहाँ पर सब्सिडी को फंडिंग कर देगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले देखो जो इंडिया है, जो यहाँ पर इंडिया है उसको यहाँ पर सस्ते दामों पे लोन मिल जाएगा, और जो यहाँ पर यूएसए की कंपनी है उसको यूएसए में जो है यहाँ पर सस्ते दामों पे लोन मिल जाएगा, ठीक है, और रिक्वायरमेंट दोनों की यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, दो कंपनी आपस में जो है करेंसीज को स्वैप कर रही हैं, ठीक है। यूएसए की कंपनी यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट रुपीस को स्वैप किया, और जो हमारी इंडिया है उसने रुपीस के अगेंस्ट जो है डॉलर को यहाँ पर जो है स्वैप किया है। क्लियर है। अब करेंसी स्वैप में आगे क्या होगा, मतलब कैसे यहाँ पर पेमेंट की जाएगी, आगे क्या प्रोसेस होगा। तो जैसे ही मान लो एक साल हुआ, एक साल यहाँ पर हुआ, ठीक है, एक साल हुआ, अब क्या करना है, इस लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इंडिया क्या करेगी, इंडिया क्या करेगी, इसने जो लोन लिया था, ठीक है, इसने जो लोन लिया था वो उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा उसको यहाँ पर पे कर देगा। मान लो कि चलो 80 लाख का लोन लिया था इंडिया ने, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% का है, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा 10 रुपए का। तो 8 लाख का जो इंटरेस्ट है, 8 लाख का जो इंटरेस्ट है वो जो है हमारी इंडियन कंपनी जो है वो यहाँ पर पे कर देगी, और ये जो पैसा है, ये जो पैसा है वो इसकी सब्सिडी, जो यूएसए में कंपनी है ना उसकी सब्सिडी से जो है यहाँ पर कलेक्ट कर लेगी। सेम प्रोसेस हमारी यूएसए की कंपनी करेगी, वो लोन पे पहले इंटरेस्ट पे कर देगी, और इस इंटरेस्ट का जो भी पैसा आएगा वो यहाँ पर सब्सिडी से, इंडिया की सब्सिडी से जो है यहाँ पर कलेक्ट कर ले। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी करेंसी स्वैप है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी स्वैप किया जा रहा है, ठीक है, उसको भी एक्सचेंज किया जा रहा है। साथ ही जहाँ जो हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट है, जो यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, इसे भी स्वैप किया जाता है। तो करेंसी स्वैप के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसको भी एक्सचेंज किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर करेंसी स्वैप होता है। तो ये कैसे डिफरेंस हुआ इंटरेस्ट स्वैप से, मेनली डिफरेंस यही है कि इंटरेस्ट स्वैप में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका एक्सचेंज नहीं किया जाता, पर इसमें हमारा एक्सचेंज किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर करेंसी स्वैप का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम जो है यहाँ पर फटाफट से जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे वो कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है, फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप इंक्लूड। हमारा जो इंटरेस्ट रेट स्वैप था इसके कौन कौन से हमारे यहाँ पर फीचर होते हैं। पहला देखो क्या है, फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एक्सचेंज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि इसमें जो है हम जो फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट पे करने वाले हैं उनको स्वैप किया जाता है। तो ये हमारा फीचर होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप का। नेक्स्ट देखो क्या है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल, इसमें हम किसी भी तरह का एक्सचेंज जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट का एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा फीचर होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप का। नेक्स्ट देखो क्या है, allows buyer to transfer to a third party the potential risk of the debtor defaulting, यानी कि जो हमारा यहाँ पर क्रेडिट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जो बायर, जो यहाँ पर बोरोवर है वो उसका जो डिफॉल्ट करने का रिस्क है उसको हम जो है दूसरी पार्टी पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा फीचर बिल्कुल यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि डिफॉल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ इसीलिए जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन डी लिख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। तो ऊपर वाले जो हमारे यहाँ पर ये फीचर हमारे होते हैं किसके, इंटरेस्ट रेट स्वैप के, जो थर्ड फीचर है वो हमारा यहाँ पर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर एक ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर, विच ऑफ दीज एंटिटीज प्ले एनी रोल इन द रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि हमारे देश में इंडिया के अंदर जो हमारे डेरिवेटिव्स हों इनमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि उनको रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करती है। सिंपली कहने का मतलब ऐसी एंटिटीज जो कि इंडिया के अंडर डेरिवेटिव को रेगुलेट करती है। पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जो कि हमारे देश में जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनको कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में काम करती है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर। फटाफट से आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो।
देखो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों की तीनों जो एंटिटीज हैं वो यहाँ पर रेगुलेट करती हैं डेरिवेटिव मार्केट को। हालांकि जो हमारी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है वो अब जो है मर्ज हो चुकी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है वो अब नहीं है, अब वो किसके अंडर हो गई है, यहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होगा उसी को स्वैप किया जाएगा, और बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको स्वैप नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट रेट बनेगा, ठीक है, कैलकुलेट तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे ही करना है, वो चीज यहाँ पर लिखी है, इनको स्वैप नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को ही स्वैप किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द डेरिवेटिव को रेगुलेशन करने से। पहला देखो क्या, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव एंड क्रेडिट डेरिवेटिव। जो आरबीआई है वो हमारे देश के अंदर जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है, जो फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स है, उनको रेगुलेट करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेबी रेगुलेट्स कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट। जो हमारा यहाँ पर सेबी होता है वो कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट, यहाँ पर जो सामान ट्रेड किया जाता है फ्यूचर में, उनको यहाँ पर जो है कंट्रोल किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या है, एमएफसी, ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है, ये रेगुलेट क्या करता है हमारा यहाँ पर स्टॉक मार्केट को। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो हमारा सेबी है वो रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, ठीक है, जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट है उसको रेगुलेट करता है, और जो हमारा एफएमसी है ये रेगुलेट करता है किसको, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट को। क्लियर है, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट को। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि आरबीआई वाला जो स्टेटमेंट है वही सिर्फ करेक्ट है कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव और फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव और क्रेडिट डेरिवेटिव को यहाँ पर रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, द मेन प्लेयर्स इन अ फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड। तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है, डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट करता है, वहां पर वो जो है यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। पहला देखो क्या, हेजर्स, दूसरा क्या है स्पेकुलेटर्स, तीसरा क्या है ट्रेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे प्लेयर्स होते हैं। अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं। पहला देखो क्या, हेजर्स, ठीक है, हेजर्स क्या करते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए। किस रिस्क को, जो इनकी यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो फ्यूचर में कम ना हो जाए, उनकी वैल्यू में गिरावट ना आ जाए जिसकी वजह से उसे लॉस हो, तो उस रिस्क को कम करने के लिए ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि ये निश्चिंत हो जाए कि हमारी एसेट की वैल्यू जो है रिड्यूस नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, स्पेकुलेटर। अब स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं, ये सिंपली प्रॉफिट कमाने के पर्पज से यहाँ पर काम करते हैं। ये सिंपली क्या करते हैं, ये जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आते हैं ना उसका ध्यान रखते हैं। जैसे प्राइसेस हाई होते हैं ये प्रोडक्ट को बेच देते हैं, ठीक है, और जैसे ही प्राइसेस हमारे यहाँ पर खत्म कम होते हैं उसको यहाँ पर खरीद लेते हैं, और जो प्राइस का डिफरेंस होता है उससे ये प्रॉफिट यहाँ पर कमा लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रेडर्स, ठीक है। अब ये ट्रेडर्स क्या होते हैं, सिंपली देखो जैसे दुकानदार नहीं होते कि किसी पर्सन से खरीदा और उसको जो है फिर अलग अलग कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे यहाँ पर बेचा, मतलब सेम प्रोडक्ट को अलग अलग जो हमारे कस्टमर उनको अलग अलग प्राइसेस पे बेचा, जिससे उसने यहाँ पर जो है प्रॉफिट कमा लिया। तो ट्रेडर्स भी ऐसे ही कुछ करते हैं, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट को खरीदते हैं फिर उसको जो है अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइसेस पे जो है बेचते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमाते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डेरिवेटिव प्रोडक्ट अलाउज क्रेडिटर टू ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द डेटर डिफॉल्टिंग इन एक्सचेंज फॉर अ पेइंग अ फी नोन एज प्रीमियम। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब भी कोई यहाँ पर लोन दिया जाता है, कोई भी यहाँ पर लोन लिया जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा बॉर्वर होता है, जो यहाँ पर बॉर्वर होता है, ठीक है,
और जो यहाँ पर हमारा लेंडर होता है, ठीक है, यहाँ पर जो लेंडर होता है, तो लेंडर जब भी यहाँ पर लोन देता है तो इसके सिर पे एक रिस्क होता है कि बोरोवर फ्यूचर में हो सकता है डिफॉल्ट कर दे, जिससे उसे यहाँ पर जो है पेमेंट रिसीव ना हो, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हेल्प से ये जो लेंडर है इस बायर के डिफॉल्ट के रिस्क को अपने से ट्रांसफर करके किसी थर्ड पार्टी के सिर पे डाल देता है, किसी थर्ड पार्टी के साथ में डाल देता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, और इसके बदले में उसे एक फी यहाँ पर पे करनी पड़ती है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। क्या वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है, क्या वो यहाँ पर प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, या फिर क्रेडिट डेरिवेटिव होता है, या फिर बोथ ए एंड बी? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा क्रेडिट डेरिवेटिव इज अ करेक्ट आंसर। क्रेडिट डेरिवेटिव की हेल्प से हम जो है यहाँ पर बायर जो डेटर डिफॉल्टिंग है उसको हम ट्रांसफर कर पाते हैं। अब बाकी की जो डेरिवेटिव है इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये जो तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव आपको दिख रहे हैं ना, ये इंडिया में तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जिनको जनरली जो है लोग प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। पहला देखो क्या, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ठीक है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या होता है, हम सिंपली जो है इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमारे देश में इंटरेस्ट रेट जो वो कभी भी बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की हेल्प से यहाँ पर हम फ्यूचर में जो लोन लेने वाले होते हैं उसका इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि हम इतना इंटरेस्ट ही पे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ए पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर बी पर्सन है, ठीक है। अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% का चल रहा है, और इस पर्सन को जो है 6 महीने के बाद यहाँ पे लोन लेना है, और इस पर्सन को लग रहा है कि 6 महीनों बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा 15% होगा। तो ये पहले ही जाके बी पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं जो है आपसे यहाँ पर 50 लाख रुपए का यहाँ पे लोन लूंगा, ठीक है, और जिसके ऊपर मैं आपको जो है यहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट 10% पे करूंगा, और ये मान भी जाता है, एग्रीमेंट हो भी जाता है। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्या है, प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो इसमें सिंपली हम यहाँ पर अपना जो फिक्स इंटरेस्ट है, ठीक है, हमारा जो यहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट है उसको जो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट के साथ, वेरिएबल इंटरेस्ट के साथ जो है एक्सचेंज करते हैं। ये हमारा सिंपली इंटरेस्ट रेट स्वैप प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसमें हम फिक्स को वेरिएबल के साथ या फिर वेरिएबल को फिक्स के साथ जो है हम यहाँ पर एक्सचेंज कर पाते हैं। क्लियर है आपको? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स,